नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के इतिहास विषय का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे और फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आखिरकार ऐसा क्या है कि इसी तस्वीर के माध्यम से पहला पाठ या यूं कह लें कि हमारा जो क्लास 10th का इतिहास विषय है उसका शुरुआत होता है। इसमें वैसे तो 4 भाग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक ऊपर में ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि कई सारे जो है लोग या देवी-देवता जैसे जो है कुछ संरचनाएँ दिखाई दे रही हैं। दूसरा यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रहा है और तीसरा यहाँ पर लोगों का एक बहुत लंबा कतारबद्ध समूह दिखाई दे रहा है। और फिर नीचे जब आप देखिएगा तो यहाँ पर बिखरे हुए कुछ सामग्रियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इन सब का क्या तात्पर्य है? ये तस्वीर में आखिरकार ऐसा क्या है? और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि भाई इसी तस्वीर के माध्यम से जो है पहले पाठ का शुरुआत होता है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? तो आप बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक मैं आपको एक-एक बात को जो है काफ़ी बारीकी से समझाऊँगा और बिल्कुल हमेशा के लिए याद करा दूँगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं डीप में आपको बताता हूँ। देखो, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के जो कि थे, उन्होंने 4 चित्रों का मतलब 4 पेंटिंग्स का जो है एक सीरीज़ बनाया था। एक उन्होंने जो है ग्रुप बनाया था। एक श्रृंखला बनाया था, आप याद रखना 4 चित्रों का। और वो 4 चित्र कौन से थे, आप देख सकते हैं। वो ये पहला चित्र था, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है और ये चौथा चित्र है। तो यही 4 चित्र थे जिन्होंने कि जिनको कि फ्रेडरिक सॉर्ग्यू ने जो है आपका 1848 में बनाया हुआ था। अब इनमें से जो पहला चित्र है, इसी चित्र के बारे में जो हम लोग अभी-अभी देखा था और अभी-अभी जो है हमने बोला था कि उसके बारे में एक-एक बात को काफ़ी बारीकी से बताऊँगा। देखो, एक्चुअली ये जो चारों चित्र हैं, इसमें उस फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के कलाकार ने अपने सपनों का जो है एक संसार बनाया या फिर कह सकते हैं कि रचा। और वो जो संसार था, वो संसार किससे मिलके बना हुआ था? तो वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिल कर के बना हुआ था। तो याद रखना है इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में जो है फ्रेडरिक सॉर्यू का मतलब कह सकते हैं कि आपका जो है संसार है, सपनों का संसार। उन्होंने सपना देखा था कि ऐसा जो है आगे चल कर के हमारा देश बने, हमारा जो है जीवन परिस्थिति ऐसा मतलब कि माहौल में ढले। ठीक है? तो यानी कि वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र जो है चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे आगे आपसे बताया जा रहा है कि पहला जो ये चित्र था, जो कि आप लोग अभी-अभी इस जो है तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यही वो पहला तस्वीर है, ठीक है? तो इस तस्वीर में आप देखोगे तो यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र और सभी जो है सामाजिक वर्ग के लोग दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या तो अमेरिका के जो हैं लोग हैं या फिर यूरोप के लोग हैं यहाँ पे, और सभी उम्र के हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। और ये लोग जो हैं कतारबद्ध तरीके से जो है गमन कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं और स्वतंत्रता की एक मूर्ति यहाँ पर आप जो देख रहे हो, इस स्वतंत्रता की मूर्ति का ये लोग वंदना कर रहे हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आगे बता दूं कि देखो, फ्रांसीसी क्रांति में जिस तरीके से स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्रता की एक देवी के रूप में जो है हम लोग एक रूप प्रदान करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक मूर्ति की आपका जो है स्वतंत्रता की देवी के रूप में जो है एक मूर्ति को दर्शाया गया है, जिसके कि एक हाथ में अगर आप देखिएगा तो ज्ञानोदय की मशाल है, तो दूसरे हाथ में अगर देखिएगा तो अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी कि कहीं न कहीं ये मूर्ति संदेश दे रहा है, यानी कि ज्ञानोदय का मसाल, यानी कि जो है कुछ बदलाव होने वाला है और साथ ही साथ जो है लोगों के अधिकारों का जो है घोषणा होने वाला है। और प्रतिमा के सामने जमीन पर बिखरे हुए आप लोग जो है निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेषों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे में देखिए, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्रीन कलर से, यहाँ पर देखिए कई सारे जो है आपके निरंकुश जो भी संस्थानें थी, तो उन सभी संस्थानों का जो है टुकड़ा, यानी कि टूटा हुआ जो भी अवशेष है वो सब यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। और इस जुलूस का नेतृत्व यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसे देश कर रहे हैं, जो कि उस समय तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और देख सकते हैं आप इस तस्वीर में कि स्वतंत्रता की मूर्ति से जो है ये कहीं आगे निकल चुके हैं। आपको पीडीएफ लिंक इसका मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ लिंक को ले करके और ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं आपको अमेरिका दिखाई देगा। जहां पर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए कि आपको अमेरिका दिखाई देगा, अमेरिका का झंडा दिखाई देगा।
और मूर्ति है यहाँ पर, यानी कि इस मूर्ति को जो है काफी आगे पार करके वो निकल चुका है अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो ये नेतृत्व कर रहे हैं, ये अगुवाई कर रहे हैं इस जुलूस का। नेक्स्ट, क्रांतिकारी तिरंगा लिए हुए फ्रांस जो है उसको आप देख सकते हो कि अभी जस्ट जो है ये प्रतिमा के पास में पहुंचा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो तिरंगा कलर का, ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का और फिर जो है येलो, और यहाँ पे जो है केसरिया टाइप में जो है यहाँ पर 3 रंगों वाला आप तिरंगे को देख सकते हैं, जो कि आपका फ्रांस का झंडा है। ये अभी हाल फिलहाल में जो है इस प्रतिमा के मतलब पास में पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट, इसके जस्ट पीछे जो है आपका जर्मनी के लोग हैं, जो कि काला, लाल और सुनहले कलर का जो है झंडा थामे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये काला, लाल और सुनहला कलर, काला, लाल और सुनहला कलर। तो ये जो आपका झंडा है ये किसका हो जाएगा? ये झंडा हो जाएगा आपका जो है जर्मनी का। तो इस तरीके से जर्मनी जो है अभी जस्ट पहुंचने वाला है। जर्मनी के लोगों के बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, फिर उसके बाद जो है 2 सिसिलियों की राजशाही, उसके बाद लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग जो हैं ये पीछे की तरफ में आपका लाइन में आ रहे हैं मूर्ति के जो है पास में। ठीक है, ऊपर में तो ये तो आपने 3 जगह का देख लिया, मतलब इसके 3 हिस्सों का आपने अध्ययन कर लिया। सबसे नीचे में क्या है, यहाँ पर जो निरंकुश जो आपके कह सकते हैं कि जो संस्थानें थी, उन सभी संस्थानों का यहाँ पर क्या है, अवशेष है, टुकड़ा है, उसका जो है बचा हुआ हिस्सा है, ध्वस्त हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति है जो कि स्वतंत्रता की देवी है, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में आपने देखा था। और यहाँ पर लोगों का हुजूम है जो कि आपका लाइन में जो है आपका कतारबद्ध होकर के आगे तरफ में बढ़ रहे हैं पूजा करते हुए। बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जो है फ्रांस अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और फ्रांस के जस्ट पीछे है जर्मनी, और जर्मनी के जस्ट पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया आ जाएगा, फिर दोनों सिसिलियों की जो है राजशाही आ जाएंगे, उसके बाद से लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब तमाम देश आ जाएंगे। तो एक हिस्सा बचा हुआ, चलिए इसका भी जिक्र कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर में देखो यहाँ पर, तो ऊपर में जो है स्वर्ग से ईसा मसीह और जो है संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं कि कब जो है इन देशों की हालात जो है वो जनतांत्रिक और समाजवाद मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक गणतांत्रिक होगा। तो चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो भी देवी देवताओं को दर्शाया गया है वो भाईचारे के लिए जो है दर्शाया गया है। तो ये सब चीजें थी जो कि इस तस्वीर में थी, और इसलिए जो है आप लोग अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी इस क्लास 10th के जो है हिस्ट्री में आप लोग फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है, ठीक है, हालांकि थर्ड चैप्टर भी ले लो, तो इसमें आप लोग जो है एक ही विचारधारा के ऊपर जो है बात करोगे। यानी कि हम लोग जो है आजादी का बात करेंगे, राष्ट्रवाद का बात करेंगे, हम एकीकरण का बात करेंगे। पहले जो है जो भी देश रहेंगे वो छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में बंटे हुए रहेंगे, और उन सभी को मिला करके एक बड़ा सा जो है देश बनाने का हम प्रयास करेंगे, एक राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे। और ये जो तस्वीर है ये एक्चुअली में यूटोपिया है, या कह सकते हैं कल्पना आदर्श है। कल्पना आदर्श क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए हम नए शब्दों की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हमने बात किया था कि निरंकुश संस्थानों का अवशेष नीचे में आपका बिखरा हुआ था, तो निरंकुशवाद क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको निरंकुशवाद के बारे में। देखो, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश, अंकुश का मतलब होता है दबाव, अंकुश का मतलब दबाव नहीं डाला जा सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप कई बार जो है किम जोंग के बारे में सुनते हो कि वो निरंकुश, यानी कि वो तनाशाह है, उसको जो मन में आता है वही करता है। तो इस प्रकार के जो शासन व्यवस्थाएं होती है, सरकार होती है, उनको बोलते हैं निरंकुश, जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, वो एकदम स्वतंत्र है, जो मर्जी वो करेगा। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत का मतलब हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो, तो वो तो केंद्रित हो गया उस व्यक्ति के ऊपर, या सैन्य बल पर आधारित हो, या दमनकारी सरकारें होती हैं। तो ये 3 तरीके से हो सकती है। सॉरी, केंद्रीकृत कहने का मतलब हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि किसी एक व्यक्ति या फिर किन्हीं व्यक्तियों के समूहों पर जो है केंद्रित हो।
या फिर सेना के ऊपर केंद्रित हो, या कोई आपका ऐसा सरकार है जो कि आपका दमनकारी सरकार है, यानी कि जो है किसी का जो है कोई बात नहीं सुनने वाला है, तो उस पर निर्भर करता है। दूसरा है आपका कल्पना दर्श, यानी कि यूटोपिया। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो तस्वीर था, चारों का चारों तस्वीर, ये एक्चुअली में क्या था, ये कल्पनादर्श था। अब कल्पनादर्श क्या होता है, देखो, एक ऐसा समाज का अगर आप कल्पना करते हो जो इतना अच्छा है, इतना आदर्श है कि उसका जो है होना भी पॉसिबल आपको नहीं लगता हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कल्पना आदर्श। बात समझ आ गया। एक ऐसा कल्पना करो समाज का जो इतना आदर्श हो, इतना आदर्श हो कि शायद वो कभी हकीकत में जो है इस भूपटल पर जो है दिखाई ही ना दे, तो उसको हम बोलेंगे कल्पना दर्श या यूटोपिया। तीसरा हमारा नया शब्द है जनमत संग्रह। देखो, ये एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए किसी क्षेत्र के अंदर में सभी लोगों को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है जिसमें कि वो दो में से एक बोले, या तो हाँ नहीं तो ना, यानी कि स्वीकार, उस प्रस्ताव को जो है या तो स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें, यही दोनों जो है आपके उनके पास में जो है ऑप्शन रहे। तो इस प्रकार का जो आपका जनमत होता है, वोटिंग होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को जो है बोला गया कि आप हाँ बोलिए नहीं तो ना बोलिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है जैसे मान लीजिए कि 16 साल के नीचे के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है फ्री में शिक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के पास में दो ऑप्शन हमने दे दिया है, या तो हाँ बोलिए नहीं तो ना। अगर ऐसा जनमत संग्रह होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऐसा मतलब कि वोटिंग होता है, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। अक्सर इसका जो है ना जनमत संग्रह अक्सर सरकार को लेकर किया जाता है कि इस व्यक्ति को आप सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस देश के साथ में आप मिलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस के लिए जो है नॉर्मली जनमत संग्रह कराया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्र क्या है। अब ये मत समझ लीजिए कि राष्ट्र क्या है मैं क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ। राष्ट्र क्या है, ये एक निबंध था। ये क्या है, तो वैसे तो दोनों ही टॉपिक आप बोल सकते हो, तो ये क्या है, ये एक निबंध हुआ करता था, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब ये निबंध कैसे बना, इन सबके हिस्ट्री में हम चलते हैं। तो देखो, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन नाम के एक जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने सोबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया हुआ था, और उस व्याख्यान के जरिए उन्होंने राष्ट्र की जो अपनी समझ थी, वो जो भी समझते थे, उनको जो नॉलेज था राष्ट्र के बारे में, उन्होंने प्रस्तुत किया। बाद में यही जो एक्सप्लेनेशन था राष्ट्र के बारे में, ये एक निबंध के रूप में जो है छापा गया, और उसका शीर्षक रखा गया जिसका कि हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाता है राष्ट्र क्या है। मैं फ्रेंच भाषा का जो शीर्षक था, चूंकि आप तो फ्रेंच लैंग्वेज जानते नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसको जो है नहीं लिखा है। नेक्स्ट, ये जो निबंध है, इस निबंध के अंदर में रेनन यानी कि अर्नस्ट रेनन ने जो है अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म और समान क्षेत्र से बनता है। यानी कि वो इस बात को जो है नहीं मानते हैं कि जो है राष्ट्र समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म और समान क्षेत्र से बनता है। तो वो क्या मानते हैं राष्ट्र, चलिए आगे हम जानते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ऐसा उनका मानना था। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो उनका मानना क्या था, उनका ये मानना था कि जो राष्ट्र है उसका एक शौर्य वीरता से संलग्न अतीत होता है, उसमें जो है कई सारे जो महान पुरुष होते हैं उनको, और साथ साथ जो उस क्षेत्र का या उस राष्ट्र का जो गौरव है वो एक सामाजिक पूंजी हुआ करता है, और उन्हीं तीनों बिंदुओं पर राष्ट्रीय विचार जो है आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर के महान काम करना, और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। तो ये जो है उन्होंने बताया हुआ है अपने राष्ट्र के परिभाषा में। पहले तो मैंने 3 बात बता दी जिस पर कि आपका राष्ट्रीय विचार आधारित होता है किसी एक राष्ट्र का। दूसरा, आगे भी कहा जा रहा है कि देखो, अतीत में एक समान गौरव होना चाहिए, वर्तमान समय में सबका जो इच्छा है वो एक जैसा होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, साथ मिलकर के जो है
बड़े से बड़े काम को करने के लिए और आगे ऐसे ही काम करने की इच्छा होनी चाहिए और लोगों का जो है एक समूह होने के लिए होना चाहिए। ये सब जरूरी शर्तें हैं राष्ट्र के लिए। अगर ये सभी हैं तो राष्ट्र कहलाएगा, अगर ये सभी नहीं है तो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। तो ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट बताया जा रहा है आगे कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। बात बिल्कुल सही है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्र जो होता है वो एक बड़ी और व्यापक एकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो कोई भी राष्ट्र है तो अगर आज भी वहां पर अगर जनमत संग्रह कराओगे तो फिर से क्या होगा, सभी के सभी लोग जो है उसी देश का उसी राष्ट्र का सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल उनका कहना जो है सही है कि राष्ट्र जो होता है वो एक बड़ी और व्यापक एकता होता है और वहां पर जो उसका जो अस्तित्व होता है वो रोज होने वाले जनमत संग्रह का होता है। हालांकि ये रोज होता नहीं है लेकिन अगर हो तो जो है आपका जनमत संग्रह जो है पक्ष में आएगा। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो ये उनका जो है कहना था कि भाई जैसे कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्र जो होता है वो आपका जो है बड़ा और व्यापक एकता होता है और उसका अस्तित्व वहां पर के जो है जनमत संग्रह पर निर्भर करता है और साथ साथ जो है आपका वहां के जो प्रांत हैं वो एक्चुअली में उसके निवासी हैं। और अगर सलाह लिए जाने का किसी का जो है अधिकार है तो वो वहां के निवासियों का जो है अधिकार है कि भाई हम कौन सा काम करें ना करें। ये अगर हमें जो है कह सकते हैं कि सलाह लेना है तो वहां के निवासियों से लेना है। किसी देश का अगर विलय करना है या फिर किसी देश पर उसके इच्छा के विरुद्ध अगर कब्जा जमाना है तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि व्यवहार होता है वो राष्ट्र के अंदर में नहीं होता है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है बल्कि ये जरूरी भी है। उनका होना स्वतंत्र की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का जो है लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाना अंश रेनन के द्वारा जो है दिए गए राष्ट्र के परिभाषा या कह सकते हैं कि व्याख्या के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।